ने है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, शुरू करें। यस सर। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है? यूज करना, या क्या कहेंगे, किसी के साथ ज्यादती करना, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। तो इंडिया के अंदर 47 से पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती थी। एक्सप्लॉइटेशन होती थी कौन कौन सी? एक एक्सप्लॉइटेशन होती थी कि स्लेवरी का सिस्टम था। ह्यूमन बींग्स को खरीदते थे और बेचते थे। इट वाज अ ट्रेड, स्लेवरी वाज अ ट्रेड। इंसानों को बेचना, इंसानों को खरीदना और इनसे जानवरों जैसा सलूक करना, इसको स्लेवरी बोलते थे। और इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बोला जाता है कि इंसानों को कहीं पे पकड़ के ले जाते हैं और बेच देते हैं। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कहीं पे बच्चों को किडनैप करके बेचा जाता है, या कहीं पे औरतों को पकड़ के ले जाते हैं दुबई वगैरह बाकी जगहों पे, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा सिस्टम था एक्सप्लॉइटेशन का बेगार सिस्टम, जिसको फोर्स्ड लेबर बोलते थे, कि किसी बंदे को जबरदस्ती पकड़ के काम पे लगा देना। ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको कोई पैसा नहीं देते थे और जबरदस्ती उसको पकड़ के काम पे लगाते थे और कहते थे आपको ये काम करना होगा वरना हम आपको मार देंगे। इसको बोलते थे बेगार या फोर्स्ड लेबर। और ये चीज कश्मीर में भी प्रेवलेंट थी। इन कश्मीर के अंदर भी महाराजा हरी सिंह के दौर में कश्मीरी मुसलमानों को फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था। बेगार सिस्टम था। बेगारी का सुन। तो क्या होता था, हर एक मोहल्ले गांव में जाके फौजी जाते थे, पुलिस जाती थी और वहां से जवानों को पकड़ के ले जाते थे, सरहदों पे उनसे काम करवाते थे और काफी लोग वहां मर भी जाते थे, उनको कोई पूछता भी नहीं था। इट वॉज कॉल्ड द बेगार सिस्टम और फोर्स्ड लेबर। तो ये एक्सप्लॉइटेशन थी। एक और एक्सप्लॉइटेशन थी कि बिलो 14 ईयर छोटे बच्चों से काम करवाना, उनको कोल की कानों में डाल देना। जैसे आजकल हम ब्रिक कलर्स पे देखते हैं, कश्मीर में जो भट्टे हैं वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल के, और वो काम करते हैं वहां पे। तो इन बच्चों से काम लिया जाता था और खास तौर से कोई हैजार्डियस जॉब, कोई खतरनाक जॉब जहां पे इनकी लाइफ खतरे में पड़ जाती थी, तो इट वाज कॉल्ड द एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसीलिए एक फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 23 24, जिसमें बोला गया कि ये सारी एक्सप्लॉइटेशन आज के बाद इलीगल होंगी और अगर किसी के साथ ये चीज हुआ तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसकी प्रोटेक्शन करेगा, कानून उसकी मदद करेगा। तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कि इंसानों को जानवरों की तरह ना आप सेल कर सकते हैं ना बेच सकते हैं। ट्रैफिक मीन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग, इंसानों का बेचना और खरीदना जुर्म है, क्राइम है, इलीगल है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इसी तरह बेगार या फोर्स्ड लेबर, ये भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप किसी को बेगार फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते, आप उसको जो है उसके साथ कोई जाति नहीं कर सकते। अंडर आर्टिकल 23 दिस थिंग इज बैन्ड। इस तरह आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर कोल कानून के अंदर बिलो 14 ईयर बच्चों को हैजार्डियस जॉब में लगा देना भी एक्सप्लॉइटेशन होगा और यह भी कंसिडर किया जाएगा इलीगल। ऐसी कंपनी को, ऐसी फैक्ट्री को, ऐसे मालिक को, ऐसी एजेंसी को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, जो बिलो 14 ईयर 14 साल से कम बच्चों को इन कामों पे लगा देगा। इसीलिए चाइल्ड लेबर बाद में आ गया, चाइल्ड लेबर इज बैन, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो क्राइम है ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी ये सारी एक्सप्लॉइटेशन इस अंडर फंडामेंटल राइट के अंदर खत्म हो जाती है और सभी इंसानों को इंसानों की तरह हिंदुस्तान के अंदर ट्रीट किया जाएगा। कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, न स्टेट, न कोई एजेंसी और न कोई इंडिविजुअल। क्लियर? यस सर। यस इसमें सर। इसमें कोई डाउट मत है, कोई क्वेश्चन? नो सर। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब की आजादी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के, बल्कि सारे मजहब के लिए है। पार्टीशन 1947 में हुआ है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना, लेकिन उससे कोई फर्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, चाहे गांधी था या नेहरू था, उन्होंने कहा पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान को पसंद नहीं किया, जो इंडिया में रहे, जो इंडिया को अपना देश मानते हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज और जितनी भी मजहब की कम्युनिटीज है वो सारी हिंदुस्तान में रही, वो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं।
इसलिए हमें उनको मजहब की आज़ादी देनी है। बिकॉज इंडिया इज नॉट ए हिंदू स्टेट, इंडिया इज नॉट ए मुस्लिम स्टेट, इंडिया इज नॉट ए थियोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज नॉट ए कम्युनिस्ट स्टेट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। जो प्रियम्बल में आपने पढ़ा, क्या इंडिया विल बी ए सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म होगा, यानी स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट का कोई मजहब नहीं होगा, एंड स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इवन स्टेट विल प्रोटेक्ट योर रिलीजन। स्टेट जो है वो आपको मजहब को प्रोटेक्ट करेगी और आपको मजहब की आज़ादी देगी। और ये चीज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आती है, आर्टिकल 25। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आप अपने मजहब को प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इस चीज़ की पूरी आज़ादी है। आप अपने मजहब को फैलाओ, प्रमोट करो, प्रोपगेट करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज पे जाओ, आप होली मनाओ, दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, मुहर्रम मनाओ, नवरोज़ मनाओ, आपको अपने मजहब की पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। आप जलसे जुलूस कराओ, फंक्शन कराओ, मिलाद मनाओ, होली मनाओ, मुहर्रम मनाओ, जो करना है आपको इन सभी चीज़ों की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है, अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अंडर आर्टिकल 25। कोई आपके इस मामले में इंटरफियर नहीं करेगा। आर्टिकल 26। गवर्नमेंट ने क्यों इसमें इंटरफेयर किया कि मस्जिद में कैमरास लगाने हैं? मस्जिद में क्यों कैमरास लगाने हैं? हाँ, देखिए, उनको क्यों लगाना है? ये अगर मैंने कल फ्रीडम भी है आपको तो बोला कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए सर, गए हैं, हाँ अब माइक ऑफ करो, जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट। कहीं हम उन फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज ना करें, कहीं उन फंडामेंटल राइट्स की वजह से हम किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी ना करें। गवर्नमेंट को लगा, मे बी गवर्नमेंट को लगा होगा कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई गलत बात लोगों को सिखाई जाती है, इसलिए हम इस चीज को चेक करना चाहते हैं। ये इंटरफेयर नहीं है, बल्कि हम देखना चाहते हैं कि कहीं मजहब की आड़ में कोई बंदा गलत तो नहीं कर रहा है, वो किसी भी रिलीजन का हो। तो इसीलिए कहीं पे ये सीसीटीवी कैमरा लगाना, कहीं पे कोई और चीज लगाना, तो ये जस्टिफाई इस लिहाज से स्टेट करती है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज कहीं हमारे देश के खिलाफ तो नहीं है। दैट इज वाई कि इसको हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। नमाज पढ़ने की आज़ादी तो है, लेकिन उसको वॉच करना कि कहीं उसमें कोई ऐसा बंदा तो नहीं घुस गया है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये स्टेट को अप्रहेंशन लगता है, तो स्टेट ये चीज कभी करती है, और ये डिफरेंट रिलीजन के साथ हो सकता है। सेकंड इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सर ये खाली मुस्लिम्स के साथ हो रहा है सर, इसको आप थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। खाली मुस्लिम्स के साथ ही हो रहे हैं, बाकी मजहबों में कोई भी तो मतलब मुसलमान ही मिलिटेंट नहीं होते हैं, अब बाकी मजहबों के भी लोग मिलिटेंट हैं। देखिए और ये दूसरा बेसिकली, जो हाँ हाँ, मुझे आया समझ आप क्या कहना चाहते हैं। असल में देखिए क्या मसला है, ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि आप देखते हैं जो हमारी गवर्नमेंट्स है, जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो पावर में आने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो ये फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन भी हो जाती है, कभी कभी लोगों के साथ भी जाती हो जाती है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ। लेकिन एक पॉलिटिकल इशू है, अगर इसके ऊपर हम डिबेट डिस्कशन करेंगे, आपको पता है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, पूरे इंडिया में इसके ऊपर डिबेट हो रहा है। बहुत बार लड़कियों को बोला गया कि आप पर्दा मत रखो, जबकि हमारा मजहब है, और उसमें बोला गया कि भाई हमें लगता है हो सकता है पर्दे के पीछे कोई गलत बंदा हो। तो ये चीज़ें की जाती है, लेकिन असल में कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रमोट करें, हम इसमें इंटरफियर ना करें। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिशियन जो है वो चीज़ नहीं मानता है, वो तो पावर की बात करता है, और ये चीज़ें होती है। इसलिए हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते, ये पॉलिटिकल इश्यूज है और इनके ऊपर लोग बात करते हैं, डिबेट डिस्कशन भी होता है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है। आपको इसीलिए लॉ करना है। कल आप जाओगे तो आप ये लड़ाई कोर्ट में लड़ोगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, और अपने इन राइट्स के लिए आपको वहाँ पे फाइट करनी है, और लीगली आपको ये प्रूव करना होगा कि ये मेरे मजहब में इंटरफियर है।
तो यहाँ उसके लिए हम डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि आप अपने मजहब के काम को खुद मैनेज करो, खुद उन एक्टिविटीज को खुद कर सकते हो। आप अपना मस्जिद, टेंपल, गुरुद्वारा चला सकते हो, आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, उसका सारा मैनेजमेंट आप खुद करोगे। वो कैसे चलाना है, कैसे करना है, इस चीज़ की आपको पूरी आज़ादी है। कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, कोई त्यौहार मनाना है, होली, दिवाली, ईद मनानी है, तो इस मामले में आपको पूरी तरह से आज़ादी है कि यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स। 27 आर्टिकल क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप किसी मजहब को प्रमोट करना चाहते हो, प्रोपेगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों से डोनेशन भी ले सकते हो, पैसा भी ले सकते हो, पैसा आप खर्च भी कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो लगेगा इसमें। आपको मस्जिद बनानी है, उसके लिए आपको 1 करोड़ चाहिए, तो आप लोगों से टैक्स ले सकते हैं, लोगों से डोनेशन ले सकते हैं। वॉलंटरी डोनेशन कोई देना चाहेगा, या आप अकाउंट खोलोगे, उसमें पैसा आएगा, इनकम आएगी, तो आपको इस चीज़ की भी आज़ादी है। आपको टेंपल बनाना है, आपको गुरुद्वारा बनाना है, आपको दारुल उलूम बनाना है, आपको कोई रिलीजियस प्लेस बनानी है, तो उसके लिए आप टैक्सेस, पैसा वगैरह भी ले सकते हो लोगों से, और फिर इसको मैनेज कर सकते हो, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। 28 आर्टिकल क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि आप अपने मजहबी इदारे, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो, जहां पर आप अपने मजहब की तालीम अपने बच्चों को दोगे। जैसे दारुल उलूम मुसलमान खोलते हैं, हिंदू पाठशाला खोलते हैं, गुरुद्वारे में पढ़ाया जाता है, उनके अपने स्कूल होते हैं जहां पर वो मजहब की तालीम देते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, या बाइबल पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई नहीं रोकेगा आपको। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट का करिकुलम है, लेकिन अगर आपके अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वर्शिप वाले इंस्टीट्यूशंस है, तो आप इन मस्जिदों या गुरुद्वारों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिलीजियस एजुकेशन फैलाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, जिसमें आप अपना लिटरेचर पब्लिश कर सकते हो। कुरान की कापियां आप बांट सकते हो लोगों में, बाइबल की कापियां आप बांट सकते हो, रामायण की कापियां, गीता की कापियां आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑनलाइन, या घर घर जाके, या मार्केट में लोगों को दे दोगे अपने मजहब के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों अपने मजहब की तालीम, आप क्यों अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हो। यू हैव अ फ्रीडम to practice, to promote, to propagate your religion. This is called a right to freedom of religion under Article 25 to 28. आगे बढ़ते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 29, 30, जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि इंडिया के अंदर जो कल्चर है, देयर आर डिफरेंट, इट्स अ मल्टी कल्चरल कंट्री। जैसे हमने कहा इट्स अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, तो इट्स अ मल्टी कल्चरल कंट्री। इंडिया में उतना बड़ा मसला रिलीजन का नहीं है जितना कल्चर का है। पंजाबी कल्चर, तमिल कल्चर, मराठी कल्चर, डोगरी कल्चर, कश्मीरी कल्चर, तो हर एक का अपना कल्चर है, हर एक की अपनी लैंग्वेज है, अपने फूड हैबिट्स है, अपने ड्रेसेस है। तो इन कल्चर को और उनके एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। खास तौर से जो माइनॉरिटीज है, जो कम लोग हैं, जिनकी तादाद कम है, उनके एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स को इन आर्टिकल्स में प्रोटेक्ट किया गया, और कहा गया कि उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर कल्चर नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा या उनके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने अपना कल्चर जबरदस्ती हमारे ऊपर लगा दिया, कहा जिसको इंग्लिश नहीं आती वो जॉब नहीं कर सकता, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ये काम नहीं कर सकता, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने हमारे कल्चर को तबाह कर दिया, हमारी लैंग्वेजेस को ख़त्म कर दिया और अपना कल्चर यहाँ इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हमने कहा हम यहाँ पे जो है, यहाँ के लोगों के कल्चर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 कहता है कि हम माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। और माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट क्या है? उनका कल्चर, उनके एजुकेशनल राइट्स, उनके ड्रेसेस, उनके फूड हैबिट्स, उनकी लैंग्वेज। जिस तरह हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि मुसलमान उर्दू के लिए, उर्दू लैंग्वेज को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए उर्दू लैंग्वेज को हम ख़त्म नहीं करेंगे। कश्मीर में लोग कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनकी कश्मीरी लैंग्वेज खत्म नहीं होगी। अंडर आर्टिकल 30 बोला गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि माइनॉरिटीज को, यानी जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, पारसीज है, इनको ये राइट मिलेगा कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे,
जहां पर वो अपने कल्चर की तालीम देंगे, अपने रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने एजुकेशनल राइट्स उन तक पहुंचाएंगे, अपनी लैंग्वेज उनको सिखाएंगे जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। तो इसको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये दो राइट्स इसमें है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, जो मैंने कल बोला, वो डिलीट कर दिया गया। अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको आर्टिकल 300A में रखा गया। लेकिन अब इसमें सिर्फ दो राइट्स है, जिसमें माइनॉरिटीज को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे, उनको इस कल्चर की प्रोटेक्शन की पूरी परमिशन मिलेगी। दिस इज कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक आ गया? तो ये है Yes, sir. हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स। असल में इतने ही फंडामेंटल राइट्स है। अब जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये लास्ट फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32, जिसके बारे में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था दैट इट इज द सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि भाई सारा इसी में है। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसी से आपको प्रोटेक्शन मिलती है, इसी से आपको गारंटी मिलती है अबाउट अबोव जो है इसके ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स है। यानी राइट टू इक्वलिटी आपको कब मिलेगा, राइट टू फ्रीडम आपको मिलेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिलेगा, या कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे। लेकिन इसकी गारंटी कौन देता है? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कहता है दिस राइट प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये राइट कहता है कि हम आपको गारंटी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये राइट्स आपको मिल जाएंगे। समझ रहे आपको? यानी टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को लागू किया जाए, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी जाए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है और उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी दी गई अंडर आर्टिकल 32 कि जब भी किसी इंसान, किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप आगे आइए और उसको ये जमानत दीजिए, उसको प्रोटेक्शन दीजिए, उसको ये फंडामेंटल राइट्स वापस मिलना चाहिए। इसीलिए इसको बोले जाता है ये सोल ऑफ द फंडामेंटल। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो ये लिखे होते, मिलते तो नहीं मिलते, हमें कोई गारंटी नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा प्रोटेक्टर है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। अगर कोई भी हमसे हमारे राइट्स छीनने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में आएगा। इस आपको पता होगा इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद का बड़ा मसला खड़ा हो गया था बिफोर इंडिपेंडेंस, और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद तो बड़ा ही मसला था। हिंदू क्लेम करते थे दैट दिस इज द राम जन्मभूमि, यहाँ पे राम पैदा हुआ है, ये बाबर ने इसको तोड़ के मस्जिद बनाई है। और मुसलमान कहते थे तो मस्जिद है, हम तो हजारों साल से पढ़ रहे हैं नमाज, 400-500 साल से, तो ये कहाँ मंदिर हो गया। और ये मसला इतना बड़ा पेचीदा हो गया कि हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे काफ़ी बार राइट्स हुए, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हुए, काफ़ी मुसलमानों की जान चली गई, काफ़ी हिंदुओं की जान चली गई, लेकिन ये मसला कुछ थमने वाला नहीं था। और बाद में ये केस चला गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और मुसलमानों ने भी कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल अथॉरिटी है। हालांकि पहले हिंदू नहीं मानते थे सुप्रीम कोर्ट का, वो कहते ये हमारा आस्था का मसला है, ये हमारा रिलीजन का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। लेकिन बाद में जब ये कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिसीजन दिया कि आप वहां पे एक राम टेम्पल बनाइए, तो यहाँ मस्जिद नहीं रहेगी, यहाँ पे टेम्पल बनेगा। और आपने देखा दूसरे ही दिन उस टेम्पल के ऊपर काम शुरू हो गया और राम मंदिर तैयार हो गया अयोध्या के अंदर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और फिर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान कुछ नहीं कर सका और वहां पे राम टेम्पल बना, उसकी इनॉग्रेशन हुई और मस्जिद का वहां पे कोई नामो निशान नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ आ रहा आपको? Yes, sir. बिकॉज नो वन कैन चैलेंज। और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स ऐसा ही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है, ये पावर दिया गया है कि जब भी कोई इंडिविजुअल आपको अप्रोच करेगा कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो आप उसके सपोर्ट में आ जाइए, उसको वो फंडामेंटल राइट दे दीजिए। और इसी में रिट्स की बात आती है, जिसमें हम ये रिट्स पढ़ेंगे, जैसे हैबस कॉर्पस है, मैंडोमस है, कियो वारंटो है, सर्टोरी है, प्रोहिबिशन है।
तो पहले हम जानेंगे रिट क्या होता है। किसी ने पढ़ा इस बारे में कुछ? जी सर। हाँ, जी सर। रिट का मतलब होता है रिटन ऑर्डर। ये रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो रिट हम बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक रिटन ऑर्डर दिया है कि डू दिस, आपको ये करना है, और इस ऑर्डर को कहा जाता है रिट। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिट्स है वो है उसमें पहली रिट आती है हैबस कॉर्पस, ठीक है। हाँ, हालांकि 32 में तो बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये रिट जो है इशू करेगा, लेकिन दूसरा आर्टिकल हमारा है जो बाद में आता है 226, जिसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू, हाई कोर्ट को भी ये पावर दिया गया, यानी जितने भी हाई कोर्ट्स है वो भी इशू कर सकते हैं ये रिट्स, और सुप्रीम कोर्ट भी ये रिट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर 32 में है और हाई कोर्ट को ये पावर 226 में है, ठीक है। जी सर। यस सर। तो अब देखते हैं रिट्स। पहली रिट है हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस, हैबस कॉर्पस का मतलब होता है लिटरेरी, इट मीन्स टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, ये लिटरेरी मीनिंग है। बट ये क्या है? ये एक ऐसी रिट है, इन दिस रिट कोर्ट ऑर्डर्स टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ डिटेन्ड पर्सन बिफोर इट। यानी कोर्ट उस बंदे से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस इंस्टीट्यूशन से या पुलिस से कहेंगे हम कि कहता है कि भाई आप इस इंसान को हमारे हवाले कर दो, हमारे सामने पेश कर दो, जिसको आपने डिटेन किया है, जिसको आपने अरेस्ट किया है। मिसाल के तौर पे मंजूर को पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो जब मंजूर को पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो जाता है कोर्ट में और कोर्ट से कहता है कि मुझे मंजूर को अरेस्ट किया गया है, यानी वकील जाता है उसका कोई साथी, तो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस से कहता है कि भाई आप इसको हमारे सामने लाइए, आपने इसको क्यों अपने पास रखा है, आप इसको हमारे सामने लाइए और ये क्लियर कर दीजिए, हमें बता दीजिए आपने इसको क्यों बंद किया है। अगर ये गिल्टी है, अगर इसने कोई क्राइम किया है तो सबूत लाइए, हम इसको सजा देंगे। अगर इसने कोई क्राइम नहीं किया है तो फिर आपने इसको क्यों डिटेन किया है। तो इससे एक इनोसेंट की लाइफ बच जाती है, एक इनोसेंट को कोई डिटेन नहीं कर सकता है। समझ रहा आपको? यस सर। तो इससे डिटेंशन रुक गया, एक इनोसेंट बंदा होता है। अदरवाइज पुलिस अपने पावर का मिसयूज करती है, गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करके किसी भी इंसान को उठा के जेल में डाल देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खामोश नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में, अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं या हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो वो हमें नहीं कहता आप जाइए हम क्या करेंगे, वो कहता है भाई क्यों, ये तो अनलॉफुल है, हम जाएंगे और पूछेंगे इसको हमारे सामने लाओ, आपने इसको क्यों अरेस्ट किया है, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे सामने पेश कर दो। और जब उसको पेश किया जाता है, अगर वो इनोसेंट होगा तो उसको बाइज्जत बरी बेल की जाती है, उसको छोड़ा जाता है। जैसे अक्सर आप जाते हैं, वकीलों का काम ज्यादा यही होता है। अगर मंजूर को किसी पुलिस ने पकड़ा है, आर्मी ने पकड़ा है, तो आप वकील हो, आप जाते हैं कोर्ट में, जज के पास, कहते हैं भाई मेरा एक क्लाइंट है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, आप उसकी जमानत दीजिए। वो आपको जमानत देता है, बेल देता है, आप जाके पुलिस के पास बेल डालते हैं, कहते हैं ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसको छोड़ दो, और पुलिस कहती है हाँ जी ले जाइए इसको। समझ रहा आपको? इसको बोलते हैं हैबस कॉर्पस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिट है जो अक्सर इनोसेंट्स को बचाता है, जिसमें एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन हो जाती है। दूसरा हमारा है मैंडोमस। तो मैंडोमस भी एक रिट है, लेकिन इसमें ऑर्डर किसको दिया जाता है, इसका मतलब होता है कमांड ऑर्डर। दिस इज इशूड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड इंफीरियर जुडिशियल बॉडी टू परफॉर्म द ड्यूटीज व्हिच दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म। यानी इसमें कोर्ट ऑर्डर देता है किसी पर्सन को, किसी अथॉरिटी को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बंदे को, और कहता है कि भाई आप तो पब्लिक ऑफिशियल हो, आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप तो आईपीएस आईएएस हो, आप तो तहसीलदार हो, आप तो डिप्टी कमिश्नर हो, आप अपनी ड्यूटी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपके खिलाफ शिकायत आ रही है, यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी, आपको ये काम करना होगा। यानी अगर कोई किसी ऑफिस में आपका काम है, किसी बंदे के पास आपका काम है, वो काम नहीं करता, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट एक ऑर्डर देगा और उस बंदे से कहेगा, उस ऑफिसर से कहेगा कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों टाल मटोल कर रहे हैं।
और कोर्ट का ऑर्डर उसको मानना पड़ता है, क्योंकि इसको बोलते हैं मैंडोमस। समझ रहा आपको? मिसाल जी के सर। तौर पे मैं जी आपको सर। समझाऊंगा। आपकी जमीन है और वो गवर्नमेंट ने ले ली है और गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन नहीं दे रही है। आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए। आप जाते हैं हर दिन तहसीलदार के पास, डीसी के पास, गवर्नमेंट के पास, और वो पैसा नहीं देते। फिर आप क्या करेंगे? लड़ाई तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको जेल में डाल देंगे, कहेंगे आपने इसके साथ बदतमीजी की। तो आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं भाई ये जो बंदा है ये अपना काम नहीं करता, इसकी जो ड्यूटी थी वो नहीं करता। तो कोर्ट मैंडोमस कमांड देता है और उससे कहता है फौरन इसके पैसे रिलीज कर दो 24 घंटे के अंदर अंदर। और जो ही ऑर्डर आता है वो ऑफिसर देखता है और उसी वक्त वो आपको चेक दे देगा। दैट इज कॉल्ड, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, इसको बोलते हैं मैंडोमस। यानी आपका राइट प्रोटेक्ट हो गया, वायलेट नहीं हुआ। उसके बाद है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है फॉरबिड करना, इनएक्टिविटी करना। यानी दिस रिट इज इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज ओनली टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड देयर जुरिडिक्शन। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है और कहता है कि आप अपने जुरिडिक्शन से, आप अपनी हद में रहिए, आप अपनी हद को क्रॉस ना करें। जो आपका जुरिडिक्शन है आप उसी में रहिए, आप इसको एक्सीड ना करें, आप लिमिट क्रॉस ना करें। यानी जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका पावर है, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी बाउंड्री है, आप उसमें रहिए, उससे बाहर मत जाइए। रोकना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। उसके बाद एक और रिट है सेरेटोरी। सेरेटोरी का मतलब क्या है? इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द केस। यानी इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से कहता है कि ये केस ट्रांसफर करो, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। आप जो है आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या आपने इसमें कोई गलती की है, आपने इसमें कोई एरर किया है, या आपको लैक ऑफ जुरिडिक्शन, गलती से आपके पास आ गया है, इसलिए आप इस केस को हमें ट्रांसफर कर दो, हम खुद देखेंगे, ये आपका जुरिडिक्शन नहीं है। इसी तरह क्यो वारंटो, इसमें बताया गया है अथॉरिटी, यानी कौन सी अथॉरिटी है। इट इज इशूड टू एंश्योर द लीगलिटी ऑफ ए क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस। अगर कोई बंदा किसी ऑफिस पे बैठा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको क्या लीगलिटी है, क्या वो इस लायक है, इस पोजीशन के लायक है कि नहीं, उसको ये जस्टिफाई किया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी क्लेम क्या है, और आप जिस पोस्ट पे बैठे हो क्या आप इसके लायक हो, आप ये प्रूव कर दो। तो दैट मीन्स ये सारी जो रिट्स है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक इंडिविजुअल के फायदे के लिए लाता है, ये ऑर्डर्स लाता है, ताकि हमारा कोई राइट वायलेट ना हो, हमारे साथ किसी किस्म की कोई जाति ना हो, किसी डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट या किसी इंडिविजुअल की तरफ से हमारा कोई हक ना मारा जाए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ये रिट इशू करता है, जिसमें हमें प्रोटेक्शन मिलती है और हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो विद दिस वी Yes, हैव sir. कंक्लूडेड दिस फंडामेंटल राइट्स चैप्टर।